हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की उम्र हिंदी सहाफ़त से ज़्यादा है, यानी उर्दू सहाफ़त की शुरुआत हिंदी से पहले हुई है। तो इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हमने 200 साल पूरा किया। कहता है कि जामी जहानुमा उर्दू का पहला अखबार नहीं है, तो कोई सबूत तो दे दुनिया के सामने कि कोई दूसरा अखबार कौन सा था। कहने वालों ने कहा कि टीपू सुल्तान जो है उन्होंने फ़ौजी अखबार निकाला था। मैंने कहा कि अरे भाई अगर कोई सबूत है तो दे दो। तो कह रहे कि अंग्रेज़ सारी दस्तावेज़ात लेके भाग गए उनके। तो भाई कम से कम ब्रिटिश म्यूजियम में तो वो चीज़ें होंगी। चलिए भाई हमने उसको भी मुस्तरद किया, चलिए वहाँ नहीं होगी। उस अहद की किसी दस्तावेज में तो उसका तस्करा होगा, जिन्होंने तारीख लिखी वहाँ कोई जिक्र होगा। टीपू सुल्तान के म्यूजियम में वो चीज़ें होंगी, कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। ये बस एक मफरूदा कायम करते हैं लोग, कुछ भी लिख देते हैं। तो आपके मुताबिक जामे जहानुमा को ही मानना बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार जामे जहानुमा के ताल्लुक से जो सच्चाई को झुटलाने की कोशिश होती है, बहुत मुमकिन है कि इसमें भी एक तासुब का बड़ा दखल हो। इसलिए कि जामे जहानुमा यानी उर्दू सहाफ़त का आगाज़ किसी मुस्लिम ने नहीं किया है। तो बहुत सारे जो कट्टरपंथी मुस्लिम हो सकता है उनको बर्दाश्त ना होता हो ये बात कि उर्दू में कैसे। हाँ, उर्दू का अखबार का हिंदू कैसे निकालेगा। हरिहर दत्त ने निकाला था जी। सदासुख साहब उसके प्रिंटर थे मेरे ख्याल से, एडिटर कुछ। दोस्तों मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ हिंदुस्तान एक्सप्रेस के न्यूज़ एडिटर शाहिदुल इस्लाम साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। और हम लोग इस वक्त दिल्ली में वाक़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में बैठे हुए हैं। और जो आज का जो मौजू है वो है उर्दू सहाफ़त के 200 साल। आप सब जानते हैं कि 1822 में उर्दू सहाफ़त की शुरुआत हुई थी और जो सबसे पहला जो अखबार था जामे जहानुमा उसको कलकत्ता से शाया किया गया था। और आज 2022 में 200 साल पूरे होने के मौके पे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे तकरीबात मुनाकिद किए जा रहे हैं। और यह मौका है जब उर्दू सहाफ़ी, उर्दू अदीब, उर्दू के चाहने वाले एक साथ बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। आज शाहिद साहब से बेहतर शख्सियत जो है इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत कम है। शाहिद साहब ने बहुत ही नौउम्री में तकरीबन 22 साल की उम्र में इन्होंने उर्दू सहाफ़त की शुरुआत की थी। और ये कौमी तंजीम, उसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। और इनके जो मज़ामीन जो हैं वो हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा उर्दू का अखबार और जरीदा नहीं है जहाँ पे वो शाया नहीं हुआ है, चाहे वो आलमी सहारा हो, चाहे कौमी आवाज़ हो। और शाहिद साहब बता रहे थे कि एक ज़माने में कौमी आवाज़ में इनके मज़ामीन काफ़ी छपते थे। और मोहन चिरागी साहब जिनका जिक्र जो है उर्दू सहाफ़त में एक बहुत बड़े मुदीर के तौर पे किया जाता है, वो भी इनके मज़ामीन को काफ़ी तवज्जो देते थे। और एक अच्छी बात ये है कि ये न सिर्फ सहाफ़ी हैं बल्कि इन्होंने बहुत वक्त जो हैं उन्होंने दर्सगाह में और तालीमी इदारों में भी गुजारा है। हालांकि इनकी पढ़ाई शुरुआत में हिंदी मीडियम से हुई, इन्होंने साइंस में तालीम ली, लेकिन बाद में चल के इन्होंने ग्रेजुएशन जो है उन्होंने उर्दू में की मुंगेर से। फिर इन्होंने एमए जो है भागलपुर से की और फिर एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने पीएचडी की है। और ये जो मेरे पास इनकी किताब है दिल्ली में असरी उर्दू सहाफ़त यानी कि कंटेम्प्ररी उर्दू जर्नलिज्म जो दिल्ली है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मोटी किताब शाहिद साहब ने लिखी है। और एक कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, ये तकरीबन 300 सफ़ात, 300 से भी ज़्यादा पेजेस पे ये किताब मुश्तमिल है। और इसमें ऐसे उन्वानात हैं, ऐसे मौजू को इन्होंने टच किया है इस किताब के अंदर में कि मेरा तो दिल कर रहा है कि हर टॉपिक के ऊपर आपसे मैं बात करूं और आपकी जो बहुत ही कीमती जो राय है और जो आपकी तहकीक है उससे लोगों तक मैं इसको पहुंचाऊं। और दोस्तों मकसद शाहिद साहब से इंटरव्यू करने का ये है कि आपको एक बड़े बड़े स्टेज पे बहुत सारे पत्रकार आपको दिखते होंगे, उनकी जो कारकर्दगी है उनको मैं कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही तंग मतलब जो एक ज़िंदगी होती है बहुत मुश्किल झेल कर बहुत ही कम पैसे में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और उर्दू की बड़ी खिदमत कर रहे हैं।
اس میں سے شاہد صاحب بھی ہیں. بہار کے بیگوسرائے سے میں پیدا ہونے کے بعد یہ دلی تک کا انہوں نے بہت ہی بڑا سفر کیا ہے. بہت مشکلیں آئیں لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانا اور یہ ہندوستان ایکسپریس کے لیے کئی پیجز بناتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں اور ہر کام کرتے ہیں. شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بات کی. بہت لمبا انٹروڈکشن ہو گیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم لوگ ڈائریکٹ موضوع پہ آتے تو زیادہ اچھا رہتا. نہیں لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اور شاہد صاحب سے میری بھی ایک قربت جو ہے یہ بھی بہت پرانی ہے, تقریباً 20 سال پرانی ہے. میں بھی قومی تنظیم میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا اس زمانے سے میں بھی اردو صحافت سے جڑا ہوا ہوں, اور انگریزی صحافت سے پہلے میری جو شروعات ہے وہ اردو صحافت سے. اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ مجھے اردو صحافت میں لکھتے ہوئے 2 ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو گئے. بالکل بالکل جی. ہم لوگ قومی تنظیم میں بہت بار ایک جگہ ایک چیئر پہ بیٹھا کرتے تھے. جی تو اب ہم کیا کریں گے, اب بالکل ہی پوائنٹڈ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سب سے پہلا سوال یہی ہے شاہد صاحب, 200 سال سفر اردو صحافت کا پورا ہوا اور آپ سے میری بات ہو رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ٹی وی میں اور جس طرح سے پروگرام میں مقررین بول رہے ہیں ان کا جو لہجہ ہے, ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ ہے کہ پیدرم سلطان بود, مطلب جو پاسٹ کی جو گلوری ہے اسی کو بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں. جو آج کا جو کنٹمپری چیلنج ہے اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنی بات یہاں پہ رکھیے کہ 200 سال صحافت پورے ہونے پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ابھی چیلنج ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اردو صحافت نے 200 سال کا عرصہ پورا کیا تو یہ تو خوشی کی بات ہے, ہر اردو والے کے لیے خوشی کی بات ہے. اور یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ اور جوڑنا چاہیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو صحافت کی عمر ہندی صحافت سے زیادہ ہے, یعنی اردو صحافت کی شروعات ہندی سے پہلے ہوئی ہے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو گورواन्वित محسوس کرتے ہیں, فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے 200 سال پورا کیا. 200 سال کے درمیان میں بہت سارے نشیب و فراز آئے جس سے اردو صحافت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. خاص طور سے جب تقسیم ہند کا المیہ ہوا, پاکستان ایک الگ کنٹری بنا, تو اس وقت اردو ہندوستان میں ایک طرح سے اس کو اردو کو اجنبی بنانے کی کوشش ہوئی. تاریخ گواہ ہے کہ اسی دہلی سے ایک جنگ روزنامہ نکلتا تھا. حالات اتنے ناگفتہ ہو گئے کہ جنگ کو یہاں سے پاکستان ہجرت کرنا پڑ گیا. جو انجمن ترقی اردو کا دفتر تھا وہاں پہ جو شدت پسند ہندو عناصر تھے انہوں نے اس میں آگ لگائی تھی. تو یہ سب تاریخی المیہ ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے, میں اردو کی جو میٹنگ ہو رہی ہے آج کل اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پارٹیشن اور تقسیم ملک کے وقت اردو صحافت کو بہت بڑا جھٹکا لگا. بہت سارے صحافی, بہت سارے اخبارات کے جو مالک تھے, دفتر تھے, وہ بھارت چھوڑ کے پڑوسی ملک میں چلے. جی ہاں, زیادہ تر اخبارات یہاں سے ہجرت کر گئے تھے. کچھ اخبار ادھر سے بھی آئے تھے لیکن کم تھے, لیکن وہ تعداد میں کم تھے. یعنی کہ جو غیر مسلم مالکان تھے, جو مسلم نہیں تھے, جو پاکستان کی طرف سے لاہور سے یا دوسرے شہروں میں اخبار نکال رہے تھے, ان کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کی گئی تو وہ ہندوستان کی طرف بھاگے. اور جو ہندوستان کے جو مسلم صاحب ثروت لوگ تھے جو اخبار نکال رہے تھے, ان کو لگا کہ ہندوستان میں اب اردو کا روشن مستقبل نہیں ہے یا اردو کے لیے کے خلاف محاذاری ہو رہی ہے, تو وہ میدان چھوڑ کر کے یہاں سے چلے گئے. تو وہ ایک بہت ہی مطلب اردو کے لیے, اردو صحافت کے لیے بہت نقصان دہ صورتحال تھی. لیکن اس کے بعد حالات بدلے اور ان حالات کو بدلنے میں ہندوستان کے اردو اخبارات نے جو کنٹریبیوشن کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جیسے ہمارے ہاں دیکھیے حیدرآباد سے سیاست نکلتا ہے, اسی حد میں نکلا 1949-50 میں وہ اخبار نکلا. یا پھر قومی آواز جو نہرو جی نے نکالا تھا اس کا دلی ایڈیشن شروع ہوا, یا اور دوسرے ایڈیشن شروع ہوئے اور دوسرے کے یہ اخبارات منظر عام پہ آئے تو لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا والا معاملہ رہا. اردو صحافت نے اپنے طور پر جو صحافت ہونا چاہیے اس صحافت میں کنٹریبیوشن کیا. لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ہم جدید سے جدید تر ہوتے تقاضوں اور صورتحال کے درمیان ہم اپنے آپ کو کہاں تک جدید ٹیکنالوجی سے ڈھال سکیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں نے 1995 میں اپنی صحافت کی شروعات رپورٹنگ کے طور پہ کی تھی. اس زمانے میں آپ سوچیے کہ کیسا دور رہا ہوگا, ٹیکنالوجی کتنی غریب تھی. اس وقت لوگ فیکس کرتے تھے. نہیں, فیکس نہیں کرتے تھے. میں تو نامہ نگاری کی ہے منگیر سے قومی تنظیم کے لیے, تو میں کوریئر سے خبریں بھیجتا تھا. آج خبر
खबरें कोरियर में लगाता था, बड़ी कल चलता खबर था। जो खबरें फीचर होती थी उसको हम लोग कुरियर से भेजते थे और हाँ, इम्पोर्टेंट खबर हम लोग फैक्स किया करते थे। जी। उसके बाद फिर दौर आया इंटरनेट का, तो फिर देखिए कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा। पहले वहाँ मैं दफ्तर जाता था, देखता था कातिब बैठे होते थे, किताबत किया जाता मैंने था। भी देखा उसके बाद धीरे धीरे दफ्तरों में वो किताबत की जगह खत्म होती गई, कंप्यूटर आते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। देख लीजिए आज सूरत हाल बहुत ही मवाफिक है। साहिद साहब, हम टेक्नोलॉजी पे बाद में आएंगे। पहला जो आपने अपनी किताब में भी जो बात कही है कि सहाफ़त का आगाज़ और जो इर्तका है उर्दू सहाफ़त का, जिसमें आपने जिक्र हिंदुस्तान की पूरे दौर की है और पूरे इलाके की है, तो उसमें उर्दू सहाफ़त के बारे में जो आप मुख्तसर तरीके से बताइए, उसका आगाज़ कैसे हुआ। अभी भी कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं जामे जहानुमा था या नहीं था, या इसके बानी जो मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम थे, तो इस हवाले से भी कुछ बताइए। देखिए अब तक की जो तहक़ीक़ सामने आई है, जिसका तज़किरा मैंने इस किताब में भी किया है, मैंने कोई तहक़ीक़ उस हवाले से नहीं की है, लेकिन जितनी तहक़ीक़ थी उसका निचोड़ हमने हासिल किया, उससे ये बात मुसद्दिक़ा है कि जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार था। उसके अलावा जितनी राय अब तक है उसको हम गैर मोतबर कहेंगे। किसी का एक नज़रिया हो सकता है क़यास की बुनियाद पर, लेकिन तहक़ीक़ में क़यास की ज़बान नहीं चलती है। उसके एक उसूल हैं, आदाब मुतय्यन हैं कि किस बुनियादों पर हम कहेंगे किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करेंगे। मिसाल के लिए हम कह देंगे कि ये अखबार मेरा है, तो हमें सबूत देना होगा ना। तो अब अगर कोई कहता है कि जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार नहीं है, तो कोई सबूत तो दे दुनिया के सामने कि कोई दूसरा अखबार कौन सा था। कहने वालों ने कहा कि टीपू सुल्तान जो है उन्होंने फौजी अखबार निकाला था। मैंने कहा कि भाई अगर कोई सबूत है तो दे दो, तो कह रहे कि अंग्रेज सारी दस्तावेजात लेके भाग गए उनके। तो भाई कम से कम ब्रिटिश म्यूजियम में तो वो चीज़ें होंगी। चलिए भाई हमने उसको भी मुस्तरद किया, चलिए वहाँ नहीं होगी। उस अहद की किसी दस्तावेज में तो उसका तज़किरा होगा, जिन्होंने तारीख लिखी वहाँ कोई जिक्र होगा। टीपू सुल्तान के म्यूजियम में वो चीज़ें होंगी, कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। ये बस एक मफरूदा कायम करते हैं लोग, कुछ भी लिख देते हैं। तो आपके मुताबिक जामे जहानुमा को ही मानना बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार जामे जहानुमा के ताल्लुक से जो सच्चाई को झुटलाने की कोशिश होती है, बहुत मुमकिन है कि इसमें भी एक तासुब का बड़ा दखल हो। इसलिए कि जामे जहानुमा यानी उर्दू सहाफ़त का आगाज़ किसी मुस्लिम ने नहीं किया है। तो बहुत सारे जो कट्टरपंथी मुस्लिम हो सकता है उनको बर्दाश्त ना होता हो ये बात कि उर्दू में कैसे। हाँ, उर्दू का अखबार का हिंदू कैसे निकालेगा। हरिहर दत्त ने निकाला था जी। सदासुख साहब उसके प्रिंटर थे मेरे ख्याल से, एडिटर। कुछ और बातें आप उर्दू सहाफ़त की जो शुरुआत है उसके हवाले से कुछ ऐड करना चाहते हैं जो बातें नहीं आ पा रही हैं? नहीं, बाकी तो आ रही हैं, लेकिन ये बार बार एक बहस का मौजू बन रहा है कि उर्दू का पहला अखबार कौन है। अब सोचिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, आज उनको ये तकरीब मनानी चाहिए थी। इस साल में 2022 में कोई खामोशी दर खामोशी है। 2 साल 3 साल पहले उन्होंने झुंझुना बजा लिया कि उर्दू सहाफ़त पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कई बहुत सारी किताबें छापी, लेकिन वहाँ भी तारीख को एक तरह से झुटलाने की बात थी ना कि वक्त से पहले आप तो पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट दिया कि भाई हम उर्दू सहाफ़त के 200 साल बना रहे हैं। जब हमने उन पर कोई सवाल किया तो कहा गया कि भाई ऐसा है ना कि वो हम 2022 तक वो प्रोग्राम करेंगे, डायरेक्टर बदल गए, मामला ख़त्म। तो क्या मामला है? अच्छा, और ये बताइए हिंदुस्तान की आज़ादी को लेके भी कहा जा रहा है कि उसमें उर्दू अखबार बहुत आगे थे। देखिए जी, जिस ज़माने में तहरीक आज़ादी उरूज पर थी, ये एक कड़वी सच्चाई है कि उर्दू सहाफ़त क़यादत का काम कर रही थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में उर्दू सहाफ़त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक नहीं दर्जनों अखबारात आप जो तारीख़ में उलट के देखेंगे तो दर्जनों अखबारात आपको आज के पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक उर्दू के अखबारात थे जो तहरीक आज़ादी में जोश वलवला भरने का काम कर रहे थे, लोगों को उससे जोड़ रहे थे। मौलाना आज़ाद का अलबलाग, अल-हिलाल देख लीजिए, एक अखबार था मदीना, उसको देख लीजिए, ख़ुद कौमी आवाज़ को देख लीजिए जो 1945 में 44 में निकला था। तो ये एक माहौल साजी करने में, लोगों को हुब्बुल वतनी की तरफ और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए आमादा करने में उर्दू सहाफ़त का बहुत बड़ा। अच्छा, जो आपका जो असल काम है, जो आपकी पीएचडी है, वो है दिल्ली में उर्दू सहाफ़त? नहीं जी, मेरा एमफिल है दिल्ली में असरी उर्दू सहाफ़त, नुमाइंदा रोज़नामों की रोशनी में। तो उसमें दिल्ली के हवाले से कुछ अगर आप कुछ अहम बातें अगर बताना चाहते हैं दिल्ली और उर्दू। देखिए मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो कंटेम्प्रेरी उर्दू सहाफ़त के हवाले से किया है, यानी हम उस पे आएंगे हाजिर में है। जी जी। हाँ, अगर पास की कोई बात है, माजी की बात ये थी कि एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो सकता है कि उर्दू का पहला अखबार दिल्ली से कब निकला, कौन निकला। हम उससे बहस किया है। दिल्ली उर्दू अखबार जो कई नामों से अलग अलग वक्तों में निकला,
अंग्रेजों उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जरा बताइए। नहीं जानते हैं। दिल्ली उर्दू अखबार के बारे में कौन नहीं जानेगा, उर्दू सहाफ़त से जिसको थोड़ा भी सरोकार होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो इस फील्ड के नहीं है उनके लिए कुछ बताइए। हाँ, अखबारुज़्ज़फ़र के नाम से भी वो निकला, अलग अलग नामों से निकला। मौलवी मोहम्मद बाकर का तज़किरा किए बगैर उर्दू सहाफ़त की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अंग्रेज़ों ने तोप के सामने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि तोप से नहीं उड़ाया गया, फांसी दी गई, ये क्या मसला है? ये तो मुख्तलिफ राय है। अब उसमें जो तारीख़ नवीस है, अब आप उनको खंगालिए, देखिए कि भाई किस तारीख़ को हम मोतबर माना है, किस तारीख़ को मोतबर ना माना, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन ये गज़ैली सवाल है। बहरहाल सवाल ये एक सच्चाई तो है ना कि मौलवी बाकर ने उर्दू सहाफ़त पहले शहीद सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान। आपने वो उनका जो पेपर था बाकिर साहब का, हाँ, उसको आपने अपनी आंखों से पढ़ा, कुछ देखा, उसकी ज़बान कैसी थी, क्या लिखते थे? हाँ, वो उस किताब में हमने उस कंटेंट से भी बहस की है। कुछ अगर बात कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उस वक्त की जो सहाफ़त थी और आज की सहाफ़त की तरह नहीं थी। वहाँ के तकाज़े अलग थे। उस ज़माने में जैसे डेडलाइन का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, या और दूसरी चीज़ें नहीं होती थी, सोर्सेज नहीं होते थे जैसे आजकल न्यूज़ खबर रसां एजेंसियाँ हैं, तो ये सब सहूलत तो उस ज़माने में थी नहीं। उस ज़माने में ज़्यादातर जो है वो टेलीप्रिंटर की भी सहूलत नहीं थी, तो दूसरे अखबारात से बहुत सारी चीज़ें, अंग्रेज़ी अखबारात से चीज़ें ली जाती थी। जो अपने वक़ाए नवीस हुआ करते थे वो ख़बरें देते थे, जो तहरीक आज़ादी के सरगर्म कारकुनान होते थे वो अपने अपने इलाक़ों की सरगर्मियाँ लिख के भेजते थे, उसको वहाँ शाये किया जाता था। तो वो एक तरीक़े कार, वो नहज जो है सहाफ़त का, उस हद का, वो दूसरा था।